हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के मिक्स क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शंस हैं ग्रैमी पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे पास ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ग्रैमी जो है वो संगीत के लिए प्रदान किया जाता है और ये अमेरिका के द्वारा प्रदान किया जाता है। अमेरिका की जो नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज है वो इसे प्रदान करते हैं। जो पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है वो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, और इसको स्टार्ट किया गया था 1917 से 1917 से। और ये भी मतलब जो अमेरिका के प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर हैं उनके नाम पर इसको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो 1958 से दिया जा रहा है और फिलीपींस सरकार जो है वहाँ के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की स्मृति में इसे प्रदान करते हैं और इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, एशिया का नोबेल जो है पूरा वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो उसमें नोबेल पुरस्कार जो हैं वो बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, है ना। और वैसे ही अगर एशिया की बात करते हैं हम तो उसमें जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो एशिया का नोबेल है। और इसमें मतलब 5 क्षेत्रों में जो है इस पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, जैसे शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, ठीक है, और रचनात्मक संचार, कला तथा अंतर्राष्ट्रीय समय के इसके लिए इसको प्रदान किया जाता है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट है मान बुकर पुरस्कार किस से संबंधित है? ऑप्शंस है साहित्य, खेल, प्रशिक्षण या ये सभी। तो मान बुकर जो पुरस्कार है वो 1969 से दिया जा रहा है। ठीक है, 1969 से इसको प्रारंभ किया गया है और ये साहित्य के क्षेत्र में जो है वो नोबेल प्राइज़ के बाद सबसे बड़ा प्राइज़ माना जाता है इसको। और ये जो है बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रशासक संघ द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। तो अभी हम समझ गए कि मान बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है शिवाजी स्टेडियम जो दिल्ली में अवस्थित है किस खेल से संबंधित है? ठीक है, जो शिवाजी स्टेडियम जो है जो दिल्ली में है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर टेनिस। तो ये जो शिवाजी स्टेडियम है ये संबंधित है हमारा हॉकी से, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ अवस्थित है? ठीक है, लक्षद्वीप जो है उसकी राजधानी कहाँ पर है? तो आई थिंक ये सभी को आता होगा। ऑप्शंस है हमारे पास कावरत्ती, सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर या फिर दमन। तो इसकी राजधानी जो है लक्षद्वीप की वो है कावरत्ती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जापान की मुद्रा का क्या नाम है? डॉलर, रूबल, येन या फिर युआन। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? जापान की मुद्रा का नाम है येन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ या फिर श्रावस्ती। तो जो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था बहुत फेमस है, वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भगवान बुद्ध ने अपना जो आखिरी उपदेश था वो कहाँ दिया था। ओके, नेक्स्ट है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या समुद्रगुप्त ने। तो जो सांची का स्तूप है इट इज़ वेरी फेमस एंड ये जो है वो किसने बनाया था? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या आयरलैंड। तो जो हमारे पास जो संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है वो किस बेस पे किया गया? अमेरिका की
अमेरिका का जो संविधान है उसमें मतलब ऐसा विवरण दिया गया, तो उससे प्रेरित होकर भारतीय संविधान में भी ये प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध। ऑप्शन है मोहम्मद गौरी महाराणा प्रताप, मोहम्मद गौरी राणा सांगा, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी राणा रतन सिंह। तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन का प्रथम युद्ध भी इनके बीच में ही हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध भी। तराइन के प्रथम युद्ध में जो है वो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जो है वो मोहम्मद गौरी ने हराया था और उनको मतलब मार दिया था बहुत ब्रूटली। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध एक साल के बाद 1192 में हुआ था, 1192 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ऑप्शंस है विवेक एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस या फिर दुरंतो एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है वो है, इन सब में जो है वो विवेक एक्सप्रेस जो है वो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। यह ट्रेन जो है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का जो है वो सफ़र तय करती है। मतलब जो डिब्रूगढ़ से ट्रेन जो है वो रात 11:05 पर निकलती है और मतलब अगर मान लो कि ये सैटरडे को निकलेगी 11:05 पर, तो कन्याकुमारी पर ये बुधवार 9:55 पर पहुंचती है। ठीक है, तो मतलब ये 4230 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और उस सफ़र को तय करने में ये 82 घंटे और 50 मिनट लेती है। ठीक है, और ये 9 राज्यों को कवर करती है अपनी यात्रा के दौरान। तो ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो है वो रेलगाड़ी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ द्वारा रचित है? जो रविंद्रनाथ द्वारा रचित जो है वो कौन सी कृति है? ऑप्शन है हमारे पास गीतांजलि, पोस्ट ऑफिस, चित्रा या ये सभी। मतलब जो गीतांजलि है, पोस्ट ऑफिस है और चित्रा है, ये सभी जो है वो रविंद्रनाथ द्वारा रचित उनकी जो है वो कृतियाँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी, गीतांजलि के लिए तो उनको प्राइज़ भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है, कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? गोमती, गंगा, कर्मनाशा या हिंडन। जो कानपुर है वो हमारे कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? फरीदाबाद, सोनपुर, बीकानेर या अमृतसर। तो सूरजकुंड मेला जो है वो फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ऑप्शन है सीके नायडू, मेजर ध्यानचंद, जयपाल सिंह या आशुतोष मुखर्जी। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जो जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है भारतीय संविधान का? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या प्रस्तावना। तो ये कहा जाता है हमारा मौलिक अधिकार को। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उनको कहा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट है, निष्क्रिय गैसों का वर्ग है। निष्क्रिय गैसों का वर्ग कौन सा है? वर्ग 1, वर्ग 7, वर्ग 18 या वर्ग 2। जो मतलब निष्क्रिय गैसें हैं उनका वर्ग कौन सा है? तो ये तो सभी को पता होगा कि ये है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ 18। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आवर्त श्रेणियों वाला। ठीक है, तो उसमें निष्क्रिय गैसों का जो वर्ग है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना किसके कारण होता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक समीकरण या दोनों। इसमें जो है वो लिखा है दोनों ए एंड सी। ठीक है, दोनों ए और सी, ऑप्शन डी है दोनों ए और सी। तो जो ऑक्सीकरण भी होता है
ठीक है ना, ऑक्सीकरण भी होता है और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक समीकरण भी होता है। तो ऑप्शन डी दैट इज़ ए और बी, ए और सी बोथ, ये जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, दूध से दही बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? दूध से दही बनाने के लिए जो है वो कौन सा जो है वो उत्तरदायी होता है? जीवाणु, विषाणु, कीटाणु या फिर कवक? तो ये सभी को पता है कि वो कौन है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत किसे पृथ्वी पर आने से रोकती है? पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें या गामा किरणें? ठीक है, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें या एक्स किरणें या गामा किरणें? तो अवरक्त किरणें हैं जिनको कि क्या कहा जाता है, यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज कहा जाता है। उनको जो है वो ओजोन परत पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर वो पृथ्वी पर आ जाएं तो हमें स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है ना। तो जो ओजोन परत है वो इनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट है, लिटमस को निष्कासित करते हैं, ठीक है, लाइकन से, इमली से, नीम से या आम के पेड़ से? तो लिटमस को जो निष्कासित करते हैं वो करते हैं लाइकन से। ठीक है, लाइकन से उसको निष्कासित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग के प्रकार हैं, तरंग जो होती है उसके प्रकार कौन से होते हैं? यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसमें तरंग के जो प्रकार होते हैं वो दोनों होते हैं, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ठीक है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है? तो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो निर्वात में प्रकाश की ये चाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, निर्वात होता है बिल्कुल खाली स्पेस जहाँ पे हवा भी नहीं है, उसको निर्वात कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो वो होता है ऑप्शन बी, दैट इज़ 1 -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है 23 का वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। जो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक है वो कहाँ ठहरता है? मतलब जिसको हमने धागे में बांध दिया मान लो चुंबक को, और हमने जो है वो ऐसे ही उसको रख दिया, मतलब हिला नहीं रहे हैं, बस स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है वो। ठीक है, तो वो कहाँ पे ठहरता है हमेशा? तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, हमेशा जो है वो कहाँ ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र, ध्वनि तरंगे, प्रकाश किरणें या ऊष्मा तरंगे? तो गतिशील विद्युत आवेश जो होता है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चुंबक की तरह फीलिंग आती है। और जब विद्युत आवेश गतिशील होता है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न करता है। ठीक है, 25 का ए जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जागृह कौन सा है? कोशिका का ऊर्जागृह कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका केंद्रक या कोशिका भित्ति? ठीक है, तो जो कोशिका का ऊर्जागृह है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो एटीपी बनते हैं। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो एटीपी बनते हैं, और एटीपी जो है वो क्या होता है, एनर्जी करेंसी हमारी, है ना, हमारी कोशिका की एनर्जी करेंसी, हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी एटीपी होती है। एनर्जी करेंसी ही कहा जाता है एटीपी को। मीन्स कि एक्सचेंज में जब भी हम जैसे हम एनर्जी यूज़ करते हैं तो हम एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूज़ करते हैं। तो एटीपी बनते कहाँ पर है? जो भी हमारा खाना होता है उससे एटीपी जो बनेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनेंगे, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। ठीक है, और एटीपी की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है। तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, कोशिका का रसोई घर कौन सा है? जो एक सेल होती है, कोशिका होती है, उसका रसोई घर कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, हरित लवक या गोल्जी उपकरण? ठीक है, तो अब इसमें जो बात की जा रही है इसमें मतलब ये एक प्लांट सेल की बात की जा रही है ना, जो यहाँ पे बात हो रही है प्लांट सेल की बात हो रही है। तो
उसका रसोई घर जो होगा कोशिका का वो होगा हरित लवक, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट जो भी हम लिखेंगे तो वो हरित लवक, वो कोशिका का रसोई घर होता है। अगर मान लो कि ब्रॉड ऑप्शंस दी हों, जैसे ये काफ़ी नैरो ऑप्शन है, कोशिका सेल के अंदर की बात की जा रही है, अगर ऐसा भी लिखा होता है कई बार कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनका रसोई घर कौन सा है, तो उसमें हम लीफ, है ना, पत्ते जो है हम वो कहेंगे, क्योंकि पत्तों में ही हरित लवक होते हैं और हरित लवक में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है वाटर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, और वहाँ पे क्या बनते हैं फिर जो भी खाना बनता है ग्लूकोज बनता है सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, अंतः श्वसन के समय वायु के गमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। जब हम सांस लेते हैं तो वायु का जो क्रम है वो कौन सा सही होता है, तो इसमें हम क्या लेंगे, नाक से जो है वो सांस लेते हैं, है ना, तो इसमें ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा कि नासा द्वार, वहाँ से हम सांस ले रहे हैं और ग्रसनी में जा रहा है, ग्रसनी से फिर कहाँ जा रहा है, कंठ में जा रहा है, कंठ से फिर श्वास नली में जा रहा है, श्वास नली से फिर कुपिकाएँ, कुपिकाएँ जो होती हैं वो आल्वेलाइस आ गया है ना, ब्रोंकाई, वहाँ से अंदर जो है वो जाता है, ठीक है। नसा द्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और कुपिकाएँ। नेक्स्ट है हमारे पास, मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो मानव का हृदय जो है वो 1 मिनट में 72 से 75, कई बार 62 से 72 भी दिया जाता है ना, मतलब 72 से 75 जो है वो करेक्ट है, तो इतने में 1 मिनट में धड़कता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, तो ऑप्शंस है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। तो रतौंधी रोग जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है वो होता है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। विटामिन बी की कमी से हमें बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से हमें क्या होता है, स्कर्वी रोग, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से जो होता है वो होता है रिकेटस बच्चों में, और बड़ों में होता है ओस्टोमलेशिया। तो ये इन चारों के जो है वो कमी से होने वाले रोग हैं, ठीक है। और विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, डी और ए जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ जीके के क्वेश्चन। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।